आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या खरीदें क्या बेचें और अभी क्या रणनीति होनी चाहिए, एक एक करके उन तमाम शेयरों पे बातचीत करेंगे। आपको बता दें उन शेयरों पे बात होगी जो कि गूगल फाइनेंस पे ट्रेंड कर रहे हैं, उन शेयरों पे भी बात होगी जो खबरों के चलते या तो बहुत तेज़ी या बहुत मंदी दिखा रहे हैं, और उन पर भी बात होगी जो हमारे चैट बॉक्स में ट्रेंड कर रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा सवाल जहाँ पर आ रहे हैं उनमें से भी कुछ एक शेयरों को हम शामिल करेंगे। आज का जो मतलब पूरे गूगल के ट्रेंड में दूसरे नंबर पे ट्रेंड कर रहा है वो, प्रदीप जी आपका पसंदीदा शेयर है क्यूपिड, वो ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि काफ़ी धुआंधार रैली के बाद हमने देखा सीधे बड़ी गिरावट फ्राइडे के सेशन में और अब 17% नीचे, तो वो थोड़ा सा खतरा लग रहा था जितनी तेज़ी से ये जा रहा था ऊपर। तो अब ये 2 दिन के अंदर जिस तरीके से करेक्ट हुआ है, काफ़ी लोग फंस गए हैं हायर लेवल पे। हालांकि किसने कहा नहीं कहा वो अलग विषय है, लेकिन लोगों के सवाल जो हैं, पीक जब शेयर चलता है तो बहुत लोग सवारी करना चाहते हैं, लेकिन वो शेयर की सवारी हो जाती है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 350 पे आ गया है और टूटेगा अभी? विपुल जी, ये स्टॉक जब हमने आपके चैनल में डिस्कशन किया था उसके बाद स्टॉक 100% रैली किया है। इनफैक्ट लास्ट वीक भी हमने हाई अलर्ट में बोला गया था आपके चैनल में, और मैं कल देख रहा था, मैं उसका क्लिप भी साइड करके रखा कि हाई अलर्ट जोन पे है, कभी भी नीचे आ सकता है, ऐसा भी मैंने स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद हमने देखा कि 20% नीचे आया, अभी आज फिर से 20% नीचे। मुझे लगता है कि अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे और देखेंगे प्रीवियस क्या हुआ था, एक तरफा रैली उसके बाद 60% टॉप से करेक्ट किया था। लास्ट टाइम भी हमने देखा इंटायर 2024 में मार्च से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 60% ऑलमोस्ट नीचे आया था स्टॉक्स। तो अभी अगर टॉप से कैलकुलेट करेंगे ऑलमोस्ट 34% नीचे आया है। करेंट जोन से भी ऑलमोस्ट 25% 30% नीचे आने का हाई पोटेंशियल है। उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा इसका, ओवरऑल आ रहा है 215 to 20। मतलब मैं अगर बाय करने में मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं बाय करूंगा। बिजनेस मॉडल बढ़िया है, फंडामेंटल भी अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टाइम में इतना जो हाइप हुआ था, ऐसा कुछ क्यूपिड के अंदर हो नहीं गया है कि आप हर महीना हर हफ्ता ये अपर सर्किट लग रहा है और हम इसको खरीदते रहेंगे। ऐसा ही होता है दुनिया में, ऐसा कोई एसेट क्लास, ऐसा कोई स्टॉक्स आज तक हुआ नहीं जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता नहीं है। इतना एबनॉर्मल रैली यहाँ पे आया था। मुझे लगता है कि 250 करेंट जोन से मुझे 100 पॉइंट का एक बार नीचे मिलना चाहिए। 100 पॉइंट अगर नीचे आता है देन मैं फ्रीली बाई कर पाऊंगा, और कहीं ना कहीं रिस्क वहाँ पे थोड़ा बहुत कम रहेंगे। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर 100 पॉइंट तो बहुत दूर है, इतना नीचे नहीं आएंगे। कुछ नहीं, मैं 220 से 250 इस रेंज पे थोड़ा बहुत स्टैगर मैनर पे बाई करने में पसंद हूँ। उससे पहले हाथ लगाना भी बहुत मतलब खतरों से खाली नहीं होगा तो इसमें। जो लोग अभी लॉस में बड़े नुकसान में बैठे हैं उन्हें शांति से बैठे रहना चाहिए। जब 220 250 के आसपास आए तभी एवरेज करें ना, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, अगर आप एवरेज करने का आपके पास मोटिव है तो देखिए, जिन्होंने ऊपर बाय किया है यहाँ से 30% ऊपर, तो क्लियर कट ऑलरेडी आप फंस चुके हो। तो फंस चुके हो, 30% नीचे है, यहाँ से भी और 20% नीचे आप देख सकते हो, क्योंकि ऐसा ही शेयर्स, ऐसे शेयर्स में ऐसे ही होता है। तो अगर आपको एवरेज भी करना है वो 250 से स्टार्ट करना चाहिए, उससे पहले मैं तो इसमें टच भी नहीं करूंगा। 250 से मुझे लगता है कि 200 एक अच्छा बढ़िया जोन रहेगा, उसमें से फिर से एक्यूमुलेशन करना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस तरीके से आप लोग जो है करें। और इस बीच जो है अभी भी अब डिफेंस स्टॉक लीड कर रहे हैं। ये जो हमारा पोल चल रहा है उसमें पीएसयू बैंक्स थोड़ा सा पीछे हुए हैं। डिफेंस स्टॉक 32% लोग वोट कर रहे हैं, 28% लोग वोट कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स को, 21% अब जो है वो कर रहे हैं रेलवे स्टॉक्स को, और पीएसयू पावर जो है वो थोड़ा और पीछे गया है, 20% के आसपास है। तो चलिए, ये स्थिति परिस्थिति बदल रही है लगातार हमारे जो चैट बॉक्स में पोल चल रहा है उसमें। लेकिन सर आपके लिए जो सवाल है अविनाश सर, वो है ओएनजीसी को लेकर के। इस पर हम लोगों ने थोड़ी सी बात की, लेकिन इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करते हैं। जो घटनाक्रम हुआ है आज के गूगल ट्रेंड में शामिल ओएनजीसी का स्टॉक, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी यहाँ पर रहेगी? हालांकि ऊपर से हल्का हुआ है आज, 2.25% के आसपास की गिरावट, 237 के आसपास। क्या करें? क्या करंट लेवल पे भी बाय करने की सलाह रहेगी? देखिए, लंबी अवधि के लिए ओएनजीसी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो वेनेजुला का हो गया है डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा कि ओएनजीसी की एक ग्लोबल सब्सिडरी है जो वेनेजुला में होप कर सकती है कि ड्रिलिंग अगर ज्यादा होता है तो उनको थोड़ा सा काम वहां पे मिले। और टेक्निकली क्या होता है कि ओएनजीसी और रिलायंस में डेफिनेटली एक अच्छी बात क्या है कि जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तभी जीआरएम्स भी
मेरे ख्याल से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, स्पेसिफिकली ओएनजीसी की बात करें तो मुझे लगता है कि ओएनजीसी को जो बड़ा ट्रिगर है वो क्रूड के प्राइसेस बढ़ता है तो मिलेगा। एटलीस्ट नियर टर्म में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए शेयर थोड़ा सा साइडवे रहेगा। अभी Q3 के नंबर्स आएंगे, कैसे आएंगे, उसके बाद मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी ये वेनेजुएला डेवलपमेंट पे, ये मार्केट सुनना चाहेगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, और जिनको मेरे ख्याल से 12-15 महीने की अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है, 235 236 का एक लेवल पे एक छोटा निवेश जरूर बनता है, तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। विपुल जी, और एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ ना, आपने जो क्यूपिड के बारे में बोला, क्यूपिड का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, पी मल्टीपल, जी। वो 200 के करीब गया था। तो मैं समझता हूँ कि जैसे प्रदीप जी ने टेक्निकल कॉल दिया था, मेरे ख्याल से देखिए ये शेयर को गिरने के लिए बहुत जगह है, और जिस तरीके से ये भागा है मेरे ख्याल से उसी वेलोसिटी से ये गिर भी सकता है। तो निवेशकों को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए ऐसे शेयर में, क्योंकि जिन्होंने ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक लिया है वो अभी फंस गए हैं, अभी उनको निकलने के लिए मुश्किल होगी। तो जिन लोगों ने बिल्कुल तमाम लोगों की सलाहों को दरकिनार करते हुए अपने विवेक से फैसला लिया या कोई रील देख करके फैसला लिया, उनके लिए अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्यूपिड के अंदर ये सलाह जो है यहाँ पर निकल के आई है। बात हम कर रहे थे ओएनजीसी को लेकर के। ओएनजीसी जिनका लंबा अवधि का व्यू है वो अभी भी खरीद सकते हैं, ये सलाह अविनाश सर की तरफ से है। लेकिन चूँकि ये पूरा जो घटनाक्रम है काफ़ी बड़ा है, तो जो रिपोर्ट्स आई है जेफरीज की, उसमें आरआईएल के लिए सकारात्मक व्यू दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इसको आरआईएल को भी ज़रा आप एनालिसिस करें, और आप दोनों लोगों की राय इस पे जानना चाहेंगे आरआईएल पे। पहले प्रदीप जी आप बता दीजिए, आरआईएल करंट लेवल पे रिकॉर्ड हाई लगता हुआ यहाँ पर, और मार्केट कैप भी इसकी 22 लाख करोड़ के पार हुई है। 1611 रुपये 80 पैसे का नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर लगा है यहाँ पर, वहाँ से थोड़ा हल्का हुआ है, 1600 के आसपास चल रहा है। क्या व्यू है आपका? बिल्कुल जी, व्यू पॉजिटिव है इसमें, नो डाउट। 1600 के आसपास का भी प्राइस है, ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा बहुत इसमें मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे, आपको इजीली 1700 एंड वो इजीली आपको 1850 1900 का भाव भी आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे व्यू थोड़ा ट्रेडिंग नहीं करेंगे वही अच्छा होता है। कुछ कुछ स्टॉक ऐसा होता है जहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए, आपको मिनिमम 1.5-2-3 साल आपको आपके पोर्टफोलियो में लेके रखना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए। सो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जिस तरीके का सेटअप है अभी, ब्रेकआउट, एक पोटेंशियल ब्रेकआउट जोन पे आसपास है, मार्केट भी ऑल टाइम हाई के आसपास है, रिलायंस की वजह से भी निफ्टी को होल्ड कर रहा है 26,000 पे। सो कहीं ना कहीं बने रहिए, मुझे लगता है कि इजीली मिड टू लॉन्ग टर्म में यहाँ पे मेरा पॉजिटिव ही व्यू रहेगा ऑलवेज। अविनाश सर, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? कह रहे हैं $5 से $7 का जो है सकारात्मक असर पड़ सकता है। आपका व्यू क्या है जो जेफरीज की रिपोर्ट पे? पॉजिटिव ही है विपुल। देखो, जीआरएम्स इंप्रूव होते हैं तो रिलायंस को भी फायदा होना चाहिए। वैसे तो उनकी जो जामनगर की रिफाइनरी है वो वर्ल्ड की सबसे एफिशिएंट और फ्यूल एफिशिएंट रिफाइनरी है, तो डेफिनेटली Q3 के नंबर्स काफी अच्छे होने की उम्मीद है। दूसरी बात देखिए, 2026 में अनुमान है कि रिलायंस शायद अपनी एक सब्सिडरी को वापस मोनेटाइज करेगा। हो सकता है पहला तो रिटेल का मौका हो, उसके बाद जियो का नंबर आ सकता है। तो मार्केट बहुत कीनली वेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए रिलायंस रिटेल का भी अगर मेरे ख्याल से वैल्यू अनलॉक होता है तो उसमें अच्छी खासी बढ़त निवेशकों को भी मिलेगी और रिलायंस को भी मिलेगी, क्योंकि वो शेयर वापस मार्केट में लिस्ट हो। तो मेरे ख्याल से ये दो ट्रिगर है, एक तो जीआरएम का बढ़ना और दूसरा ये वैल्यू अनलॉकिंग, जो होपफुली मार्च के बाद जब पूरे साल के नतीजे आएंगे तभी मार्केट जानना चाहेगा इनके एजीएम में कि एक्चुअली क्या डिसीजन इन्होंने लिया है। बट डेफिनेटली स्ट्रक्चरली हम रिलायंस के ऊपर पॉजिटिव है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस वक्त की बड़ी खबर एक और आपको बता दें कि जैसा कि हमने थंब लगाया था, जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जुड़े हुए हैं, कि आएगी रिकवरी निचले स्तर से, और वो देखिए क्या शानदार रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। 26,361 का लेवल देखने को मिल रहा है, और 26,373 ये जो है अभी थोड़ी देर पहले हाई लगा है। तो नए शिखर, नए उच्चतम स्तर यहाँ पर बनते हुए निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी मिड कैप, ये तीनों नए उच्चतम स्तर बनते लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो नए नए उच्चतम स्तर, नई तेज़ी के लिए अब बाजार तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत लोगों को लग रहा था कि जो वीकेंड पे घटनाक्रम हुआ हो सकता है उससे जो है कहीं प्रेशर ना आ जाए फिर से बाजार के अंदर, पर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दिया नहीं है। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। अविनाश सर के जाने का वक्त हो गया है, तो अविनाश सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका जो है आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। कोई रिकमेंडेशन जाते जाते और डिस्क्लोजर आपका?
नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि क्लियरली विपुल अगर खरीदना ही है तो होटल सेक्टर में हमको लेमन ट्री और इंडियन होटल्स पसंद है। यहाँ पे फोकस करिए। मुझे लगता है Q3 के नतीजे काफी स्ट्रांग होने चाहिए और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में कम से कम 7-8% का अपसाइड, और अगर साल भर का नजरिया लेते हो तो कम से कम 15-20% का अपसाइड दोनों शेयर में मिल सकता है। तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, तो इसमें जरूर एक छोटा छोटा निवेश अगर कोई करता है तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। चलिए। और डिस्क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से विपुल इतना ही कहूंगा कि जो भी शेयर आज हमने आपके शो पे कहे, हो सकता है हमारे क्लाइंट्स को भी हमने मेंशन किए, लेकिन मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ी देर में रचित जी को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सबके बीच में जरा फटाफट एक सरसरी निगाह अगले शेयर पर लेकर के आते हैं जो कि हमारा ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है। सर जरा देखिए, हिंदुस्तान कॉपर, मतलब मैं सोच रहा था इसके लिए अलग जो सेगमेंट होगा उसमें बात करेंगे, लेकिन उसमें बात करने के लिए डिफेंस में इतना कुछ है कि कहीं छूट ना जाए। 5% की तेज़ी, ये मतलब ये सबको लग रहा है कि महंगा हो गया महंगा हो गया, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। 570 का हाई लग चुका है सर, क्या करें और अभी करंट लेवल पे क्या करें? जितनी तेज़ी आ चुकी है इसमें, मतलब बीते कुछ दिनों के अंदर, बीते एक महीने के अंदर 52% शेयर भाग गया। इस तरह की रैली बहुत कम देखने को मिलती है किसी PSU कंपनी में। आपकी टिप्पणी, आपकी क्या रहेगी हिंदुस्तान कॉपर को लेके, उनके पास जिनके पास है और वो लोग जो अब इसमें हिस्सेदारी लेना चाह रहे हैं? विपुल जी, आपने 1 जनवरी में एक बात पूछा था कि 2026 में कौन सा सेक्टर है, मैंने आपको बताया था। और मुझे लगता है कि ये जो हिंदुस्तान कॉपर, जितने भी रिलेटेड काउंटर है, 2026 का एक थीम है, ये पूरा साल भर चलेंगे। आपको लेना कब है? कभी भी एक डीप मिलता है, बस डीप में आपको लेना है। अब जब ऐसा सिचुएशन होता है कि कंटिन्यूअसली हमने देखा, पहले गोल्ड का रैली, उसके बाद हमने देखा सिल्वर का रैली, और मैंने आपको ऐसे भी बताया था नेक्स्ट कॉपर का ही रैली होने वाला है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान कॉपर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक है, लास्ट शॉर्ट टाइम में बहुत भागा भी है, ऑल टाइम हाई के आसपास रिसेंटली अभी आ रहा है, और चार्ट में अभी भी पोटेंशियल है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको इजीली आज से 1.5-2 महीने में आपको 650-700 तक आपको मिलेंगे। लेकिन लेना कब है? कभी भी एक डीप मिलता है, डीप में आपको लेना है। सो ट्रेडिंग व्यू ना रखेंगे, थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट करके अगर 1-2 महीना 3 महीना होल्ड करेंगे तो ही जाके सबसे बढ़िया बेनिफिट ऐसे स्टॉक्स में आपको मिल सकता है। तो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रही। कभी भी एक डीप मिलता है वो आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं, शॉर्ट तो आपको करना ही नहीं, आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। ये बात है। चलिए, हमारे साथ एक और विशेष मेहमान रजित खंडेलवाल जी सर जुड़ चुके हैं। रजित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। अहोभाग्य हमारे कि आप पधारे, और शुक्रवार को नए उच्चतम स्तर लगाने के बाद एक नया उच्चतम स्तर आज भी लग गया है और धुआंधार रफ्तार में 26,373 का लेवल देखने को मिल रहा है। हालांकि सर मार्केट का व्यू कई बार जो है ना, इस सेगमेंट को जब हम अपलोड करते हैं तो वो थोड़ा इररिलेवेंट हो जाता है जिस समय ये अपलोड होता है, और बाज़ार की स्थिति भी बदलती रहती है, तो बाज़ार पे व्यू आपका थोड़ी देर बाद लेंगे। लेकिन अभी जो हम थीम पे बात कर रहे हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के, सर ये कॉपर की रैली रुक नहीं रही सर। मतलब कब से जो है कई लोगों को डर लग रहा था, लेकिन इसने मतलब सारे अनुमानों को फेल करते हुए अब ये 567 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका व्यू क्या रहेगा संक्षिप्त में? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, प्रदीप भाई को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, आप ये जो द्वंद्व युद्ध की आपने जो वार्ता छेड़ी है, और इसके पीछे का मैं आपको कारण बता देता हूँ सर। क्योंकि मैं थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस को ज्यादा पुश इन करता हूँ। टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप पूछेंगे तो चीजें अच्छी लग रही हैं जिस तरीके से चल रहा है, बट सर 97 का पीई और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर किसी स्टॉक का 19 गुना हो जाए, हमें एक चीज समझनी होगी सर कि ठीक है, कॉपर प्रोसेस ये कंपनी कर रही है, इसकी माइनिंग कर रही है, बट जिस तरीके का अब मार्केट कैपिटलाइजेशन और वैल्यूएशन ये डिमांड कर रही है ना, मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो रहा हूं। क्योंकि सर हमें ये भी देखना होगा कितना कर रहे हैं, कितनी ग्रोथ रजिस्टर हो रही है। मार्जिन्स आपके डेफिनेटली इंप्रूव होंगे, बट क्या इस तरीके से इंप्रूव होंगे कि कोई स्टॉक जो आपको सितंबर में अराउंड 220-30 लेवल्स मिल रहा था, इन लेवल्स पे मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो पा रहा हूं। मैं ये कहूंगा कि अगर आपने लोअर लेवल पे ले रखा है तो आप इसमें पार्शियल अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लें, थोड़ा ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा। क्योंकि सर आपने देखा भी, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते देखा, कहीं ना कहीं एक मूवमेंट जो है अब
प्रॉब्लम में आ रहा है, गोल्ड का भी सिल्वर का भी। और हमने मंडे की कमेंट्री में भी ये चीज आपको बोली थी, एक अप ट्रेंड देख लिया है, कहीं ना कहीं ये प्राइस पॉइंट सेटल होगा, कंटिन्यूस अप ट्रेंड तो नहीं चल सकता। ये थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच हमें रखना होगा। और अब मैं समझ रहा हूँ जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, मेटल अब आपको हल्के हल्के टॉप आउट होते हुए दिखेंगे। और उसके बाद अगर हम देखें, कहीं ना कहीं क्रूड में आपको एक पेंट अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कॉशियस रहिए भैया। अभी क्यूपिड में देख ही लिया आप लोगों ने, बहुत महंगा होने के बाद एकदम से टूटा। तो अब जो है ऐसा ना हो कि एकदम से आप लोग वो हो जाए। हालांकि अभी मोमेंटम चल रहा है तो चल रहा है। काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर सवाल नहीं मतलब ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके उनको पकड़ने की कोशिश है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है PSU का ही जलवा है। कोल इंडिया, रचित जी आप ही बताइए कोल इंडिया को लेकर के। और सर एक प्रदीप सर के लिए जो है PNB पे आपकी राय जानना चाहेंगे प्रदीप सर। लेकिन पहले कोल इंडिया, रचित जी आप बताइए क्या करना चाहिए। इसकी सब्सिडरी अब लिस्ट होने जा रही है और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं और शेयर भी अच्छी रफ्तार में है। सर देखिए, पहले भी इस पे हम डिस्कस किए थे, अभी भी ये चीज बोलेंगे कि अभी इसका अपट्रेंड आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिखता है। 448 के लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, और उसके बाद 474 के लेवल्स भी। जो सब्सिडरी की आप बात कर रहे हैं सर, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे वो आ रही है। इफ आई एम करेक्ट, 21 से 23 या 24 रुपए के बीच में है। और उसका जीएमपी अगर आप चेक करेंगे तो 15-16 रुपए का उसका जीएमपी है। और अच्छा डिमांड रहेगा, कंप्लीट ओएफएस है, और कोल इंडिया में ही सारा का सारा वो प्रोसेस होके इवेंचुअली आएगा। तो इट्स अ गुड लिस्टिंग दैट विल सी। कोल इंडिया को भी फायदा मिलेगा। लोअर लेवल्स पे जिन लोगों ने ले रखा है, अभी अपना मोमेंटम के साथ कंटिन्यू रहे। मार्केट कमेंट्री मैं नहीं कर पाया हूं, बट मैं एक चीज बोल देता हूँ कि वॉलेटिलिटी कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते, और उसके पीछे के कारण अभी हम जब भी आप मौका देंगे डिस्कस कर लेंगे। तो लोअर लेवल पे बाइंग के लिए बोलूंगा, इन लेवल्स पे नहीं। कहीं भी 412 रुपए के आसपास आता हुआ दिखे, वहां पे बाइंग करिए। आपको लग रहा है अभी बाजार गिरेगा, मतलब बड़ी गिरावट के लिए? सर आपने मौका नहीं दिया, अच्छा समझाने का ठीक मौका ठीक, देंगे तो आएगा सर, बताएंगे। बस थोड़ी सी देर में वो भी मौका आएगा। ये वाला सेगमेंट जो है कंप्लीट कर लें फटाफट। हाँ लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है ये 26,500 जा रहा है। बाकी देखते हैं कौन पड़ता है बारी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आशा ही जीवन है। हाँ उम्मीदों पर सारा जहां टिका हुआ है। जी सर, प्रदीप सर। जी बिल्कुल सर। देखिए रचित सर आप देखेंगे, मैं तो उनको सुन रहा हूँ लास्ट 2 महीना हो गया। अभी 2 महीने से कभी भी आके ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट ऊपर आएगा। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बात करने के बाद आप देखेंगे बोलेंगे कि नीचे ही आएगा मार्केट। और आप देखेंगे अगर मार्केट मतलब अगर अभी मार्केट अच्छा भी है, रचित सर आने के बाद पता नहीं मार्केट फिर से क्यों नीचे आ जाते 50 पॉइंट 100 पॉइंट। आप देखेंगे लास्ट हो रहा है ऐसा एक हाँ महीने में ये तो ये बहुत नहीं, बार ये तो देखा है। मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि थोड़ा सा मतलब भले ही वो हल्का सा मतलब दिखा दे कि नहीं भैया आपने हिला दिया है, आप ही की वजह से हूँ यहाँ पर, तो लेकिन थोड़ा सा डर जाता है कि आ गए हैं हिलाने के लिए। जी प्रदीप जी बताइए सर, PNB। ओके। जी देखिए पीएनबी बेसिकली सर अभी भी मुझे चार्ट में अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं 110 111 से घूमते घूमते स्टॉक अभी 126 के आसपास आ चुका है। बिल्कुल अगर किसी के पास पोजीशन है तो बने रही है। मुझे लगता है कि इजीली ये स्टॉक आपको 145 150 तक आपको इजीली मिलेंगे। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन भी करना चाहिए 100 के आसपास, 26% के आसपास का स्टॉप लॉस। करेंट जोन से मैं ऑलमोस्ट 40-50% का अप मूवमेंट मैं देख रहा हूँ शॉर्ट टाइम टू मीडियम टर्म के लिए। एटलीस्ट 6-8 महीना अभी भी इसमें पॉजिटिव व्यू ही मेरा रहेगा, होल्ड करने का सलाह रहेगा। 2 महीना पहले से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आई विल नॉट चेंज माई स्टेटमेंट। PSU बैंक को लेके मेरा व्यू पॉजिटिव ही है। 2 महीना हो गया और ऑलरेडी 4-5 महीना मुझे लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। बढ़िया है, काउंटर बने रहने का सलाह होगा। बढ़िया है, काउंटर बने रहने की सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। अगला काउंटर सर प्रदीप जी आपके लिए ओला होगा, और एक काउंटर आपके लिए सर आपका फेवरेट वोडाफोन होगा। तो आप दोनों ही जरा इस पर देखिए। प्रदीप जी जरा देखिएगा यहाँ पे क्या बदल रहा है, और ये फिर से जिस तरीके से 40 के ऊपर निकला है। और रचित सर वोडा को लेकर के हमने छोटे शेयर में काफ़ी बातचीत की है, अभी हम इसका टी स्प्लिट भी दिखाएंगे। लेकिन पहले ज़रा वोडा पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। अभी क्या करें, ये 12 के आसपास के आसपास बार बार पहुंच रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और आप कह भी रहे थे कि 12 पे एक रुकावट है इसके लिए, अब बन रही है।
थी तो नहीं, लेकिन आपने बोला तो बन गई है। 12 रुपये 2 पैसे का हाई आज भी लगा है। कैसे देखें सर इसको अभी, और नई एंट्री के लिए क्या, जो लोगों ने नहीं देखा छोटे शेयर हमारा, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर देखिए, क्लियर केस है, बहुत टाइम से हम ये बात कर रहे हैं। इसके पीछे का एक लेजिट लॉजिक भी था सर कि ओएफएस गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन 10-11 रुपए के भाव में हुआ था। यहाँ पे सप्लाई आपको आती हुई दिख भी रही है थोड़ी बहुत, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिनके पास है होल्ड करे, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, हो सकता है आपको कुछ महीनों तक यहाँ पे एक बार लेवल ट्रेड करता हुआ दिखे। फ्रेश एंट्री के लिए, क्योंकि मार्केट के लिए कुछ है ही ऐसा कि 10-20 के आसपास आता है, 10-40 के आसपास आता है, वहां पे फ्रेश एंट्री करेंगे। जिनके पास है वो बने रहें। जिन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे पिछले हफ्ते ही अगर लिया था जब हम फोनों पे कनेक्टेड थे, क्योंकि कमेंट्स भी आए थे, अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए था तो कहीं भी 12 रुपए के आसपास मिले, आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। अभी इस लेवल को तोड़ता हुआ ये काउंटर कोई फ्यूल नहीं है जिसके कारण से ये आपको टूटता हुआ दिखे। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इसी तरह के शेयरों को लेकर के हमने जो है ओला हो बाकी ओला पे अभी प्रदीप जी की भी राय ले रहे हैं। तब तक जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए, ये जिन लोगों ने सेशन नहीं देखा शनिवार को हमारा दोपहर 2 बजे, आप चाहें वीडियो सेक्शन में जाकर के नीचे देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ आप लोगों की आई हैं, बहुत लोगों ने काफ़ी टिप्पणियाँ की हैं, कुछ लोगों की शिकायतें भी रहीं, कुछ लोगों की बहुत सारे अच्छे कमेंट भी रहे। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देखिए, अपनी टिप्पणियाँ हमें अवश्य दें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपकी टिप्पणियों से। और देखिए एसजेवीएन पे हमने बात की थी, क्या धुआंधार रैली देखने को मिल रही है। आज सेकंड जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें इस पर बातचीत करेंगे, डिफेंस को लेकर, पावर को लेकर के। तो अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा ओला पे बात कर लेते हैं। प्रदीप सर, ओला। सर ओला को लेके तो डे वन से ही व्यू नेगेटिव पहले भी था। इनफैक्ट हमने 65 में भी डिस्कशन किया था, 55 में भी डिस्कशन किया, 40 में भी डिस्कशन किया, 34 में भी मेरा नेगेटिव व्यू था। तो ऐसा 34 से 35 से थोड़ा बहुत बेस बनाने के बाद अभी 42 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि ये बाउंस आपको 46-48 तक लेके जा सकता है, लेकिन मेरा व्यू सर स्टिल नेगेटिव ही यहाँ पे रहेगा। रिसेंटली हमने देखा कि प्रोमोटर ने माल बेचा भी है, बाद में स्टेटमेंट भी आया था कि नहीं ये कुछ डेट था, डेट क्लियर करने के लिए ये स्टेक बेचा गया था। लगातार 2-3 दिन के बाद ये स्टेटमेंट हमने देखा है। उसके बाद धीमे धीमे एक अच्छा खासा बाउंस भी लिया है स्टॉक ने 34-35 से। लेकिन अगर किसी के पास है, आप बने रहिए, हर एक उछाल में एग्जिट करने का ही सलाह रहेगा मेरे से। क्योंकि अभी भी टॉप से देखेंगे स्टॉक मोर देन 70% से भी ज़्यादा डाउन है, नीचे है। सो कहीं ना कहीं अगर 34 से थोड़ा बहुत 42 हो जाता है तो माय व्यू इज स्टिल नेगेटिव, सेल ऑन राइज करना है। और मैं ओला को लेके सर ऑलवेज बोलता हूँ, ओला लॉस का गोला एंड बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये ओला है, इधर आने का नहीं। ओला से दूरी बना करके चलें। तो इस रिकवरी में एग्जिट लेते रहें बीच बीच में, जहाँ पे भी जिसको मौका मिल रहा है, क्योंकि बहुत लोग फंसे हुए हैं। जी हर एक उछाल में बेचने का सलाह ही रहेगा। सेल ऑन राइज भी हुआ है बिल्कुल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगली जो है काउंटर पे बातचीत करते हैं। और अगला जो है हालांकि डिफेंस का है, लेकिन पीएसयू नहीं है, इसलिए बात कर लेते हैं। डेटा पैटर्न पे जरा रचित सर देखिए, आज के ट्रेंड में भी शामिल है, आज के गेनर में भी शामिल है। करीब 3.25% की तेज़ी, 2690 का लेवल देखने को मिल रहा है। डेटा पैटर्न कैसा लग रहा है आपको? सर देखिए, वैसे डिफेंस एज अ होल पैक बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी जब हम बात करेंगे तो इसके बारे में भी, पूरे डिफेंस के लिए भी बात कर लेंगे। डेटा पैटर्न्स जिस तरीके से पोजीशनड है, इसमें बस कंसर्न अगेन आ जाता है वैल्यूएशंस को लेके कि इसने जो मूवमेंट किया है। बट मैं समझता हूँ आने वाले समय में वैल्यूएशंस इंप्रूव आपको होते हुए दिखेंगे विद द ऑर्डर बुक एंड एवरीथिंग इन प्लेस। अभी जिस तरीके से पोजीशन है, बिल्कुल अपनी पोजीशन आप बना के इसमें रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलने में थोड़ा सा मगर अभी टाइम लेगा। एक बार 2740 के ऊपर सस्टेन करे, फिर आपको एक अपमूव आता हुआ दिखेगा। सबसे पहले 2900 और 2900 के बाद 3100 तक के भी लेवल्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। चलिए ये बात यहाँ पर है डेटा पैटर्न को लेकर के। अगला काउंटर जो ट्रेंड में रहता है लगातार, जिस पे हम बात कर रहे हैं, वो है ग्रो। प्रदीप जी जरा बताइए, ग्रो में थोड़ी सी ग्रोथ रुकती हुई दिखाई दी है। 150 के नीचे तो नहीं जा रहा है, 150 के आसपास ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी क्या करें, जो एक रफ्तार एक तरफा थी, बीच बीच में एक डिप मारने के बाद फिर से बाउंस बैक कर रहा था, वो 2-3 दिन से नहीं हुआ है। थोड़ी सी सुस्ती में क्या करें, ये 150 के आसपास ठीक लेवल है खरीदारी करने के लिए?
बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि और थोड़ा वेट करना चाहिए। कभी भी अगर 135 130 के आसपास आता है तो देन मेरे हिसाब से एक फ्रेश बाइंग आपको करना चाहिए। और शॉर्ट टाइम में जितना मूवमेंट होना था हो गया है 193 के आसपास। और मुझे लगता है कि 115 120 के आसपास भी हमने रिकमेंड किया था, 193 तक गया, लेकिन अभी ये ठंडा पड़ चुका है। इट विल टेक टाइम, 2-3 साल का व्यू लेके ही चलिए। अगेन आपको 200 एंड 200 अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। और सर आप स्टॉक का, ऐसे ऐसे स्टॉक का नाम अभी पूछ रहे हो जहाँ पे मेरा अलग व्यू है, रंजीत सर का अलग व्यू है, नहीं, तो मैं यहाँ जानबूझ पे के पूछता हूँ कि उसमें देखिए, मतलब ठीक है, सबका अपना अपना विचार हो सकता है। जिसको जिसको जो फॉलो करना है वो अपने हिसाब से फॉलो करता रहे। रजीत जी का झुकाव फंडामेंटल्स पे ज़्यादा होता है, आपका झुकाव टेक्निकल्स पे ज़्यादा होता है, वो हमारे दर्शकों को भी मालूम है। आप दोनों जी। के अपने अपने फॉलोअर्स भी हैं, प्रशंसक भी हैं, लोग पसंद भी करते हैं आप लोगों को। तो ठीक है, अलग अलग राय होनी भी चाहिए। सारे बाजार के एक्सपर्ट मिलकर के एक ही बात बोलेंगे और बाजार कहीं और चला जाएगा तो फिर गड़बड़ है। तो ठीक है, अलग अलग व्यू आते रहें, वो ठीक रहता है। चलिए, तो ये बात हो गई ग्रो को लेकर के। ग्रो आपने बोला 135 के आसपास खरीदने के लिए ना? जी जी, फ्रेश बाइंग का लेवल वही रहेगा। और मुझे लगता है कि 115 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, अगेन आपको 200 एंड अबव प्राइस मिलेंगे, बट व्यू थोड़ा लंबा रख के तो चलिए। यहाँ तो अलग व्यू नहीं है। प्रदीप जी, रशीद जी भी यही कह रहे हैं, और वो एक थोड़ा सा नीचे 5-10 रुपए और नीचे 120-25 कह रहे हैं, आप 135 कह रहे हैं, 10-15 रुपए ऊपर नीचे की बात है। तो ये बात है यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो ये बात हो गई ग्रो को लेकर के। अब ग्रो के बाद जो है एक काउंटर जो आज ट्रेंड में आया वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे सर लंबा असर तो हो गया। रचित सर, क्या कोई संभावनाएं अब दिखाई दे रही हैं? जिस तरीके से बहुत सारी एनबीएफसीज में हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, क्या बजाज के अंदर भी जान लौटेगी या फिर ये अभी ऐसे ही चलेगा? आपका व्यू क्या है इस पर? तो देखिए, बिजनेस अपडेट आया था ओवर द वीकेंड, अच्छा अपडेट था और कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ रजिस्टर करी है। बट ये गेम चेंजिंग नहीं है सर। ये जिस तरीके से अभी मूवमेंट कर रहा है, हो सकता है आपको 102 104 रुपए तक का भी एक बार मोमेंटम करता हुआ दिखा दे। लेकिन बट रचित सर, एक चीज़ मेरा मतलब सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये, जब ये आया था सबको लग रहा था ये गेम चेंजर है, बजाज ग्रुप की कंपनी है और ये हाउसिंग फाइनेंस तो अब अगली थीम है, लोग घर खरीदेंगे, बहुत सारी बातें कही गई और बहुत अच्छे अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट की तरफ से कही गई। ऐसा क्या हुआ कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस अब लोगों की आंखों में खटकने लगा? नहीं नहीं सर, देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं उन एनालिस्ट में से एक मैं भी हूं। मतलब मैं क्लियर केस आपको कहूंगा कि हाँ ये चलेगा। मगर सर, देखने वाली बात ये है कि प्रैक्टिकली जिस तरीके से ग्रोथ इसको रजिस्टर करनी चाहिए थी, हम जिस तरीके से, क्योंकि सर आपने एक टेपिड मूवमेंट भी देखा है। अभी अगर आप देखेंगे ना, हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में एक टेपिड मूवमेंट रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ एंड द मिड ऑफ 2025। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आपको वो टेपेड मूवमेंट कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखेगा। अभी आपने देखा होगा कि एनबीसीसी को भी जिस तरीके से ऑर्डर्स मिल रहे हैं और जो भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, रियलिटी इंडेक्स ने अब जाके एक हाई रजिस्टर किया है और सारी चीजें हो रही, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और उसके पीछे सर बहुत बड़ा कारण एक ये भी रहा है कि आप देखेंगे जिस तरीके से जो पॉकेट्स है रियल एस्टेट मार्केट के, उस पे जिस तरीके से आपने एक अप ट्रेंड देखा है, कहीं ना कहीं एक बायर एक बैक स्टेज पे था। अब वो प्राइसेस कहीं ना कहीं स्टेबल होती हुई दिखेंगी। जैसे ही वो स्टेबिलिटी आएगी, आपको वापस एक नॉर्मलाइज्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अभी भी अच्छी है, सारी चीजें इन प्लेस हैं। और जो हम बिजनेस अपडेट की बात कर रहे हैं सर, लास्ट ईयर सेम टाइम दे हैड अराउंड 12,571 करोड़ ऑफ डिसबर्समेंट, जो कि अभी 16,535 हुए, बट इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर हम एयूएम में देखेंगे तो ग्रोथ जरूर आई है, बट जो हम रिलेटिवली एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम है, इन द सेंस कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे रियल एस्टेट मार्केट से। और आपकी मेरी एक बार बात भी हुई थी पर्सनली स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कि सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रियल एस्टेट में ये सारी चीजें होंगी, बट उस तरीके से वो फ्रेम काम नहीं कर पाया। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2026 में जब प्राइसेस थोड़ी सी स्टेबल हो जाएंगी, आपको फिर एक अपमूव आता हुआ दिखेगा। अभी भी नंबर्स अच्छे हैं, खराब नहीं है, बट एज पर एक्सपेक्टेशंस अभी भी चीजें थोड़ी सी टेपेड है। इसीलिए ये चीज आपको स्टॉक प्राइस में भी होती हुई दिखेगी। 102 104 रुपए तक ये मूव आपको जरूर करता हुआ दिखा सकता है, बट ब्रेकआउट, टर्न अराउंड, ये सब चीजें जो हैं वो अभी नहीं दिखती। हो सकता है हमें 1-2 क्वार्टर और
ऐसे ही ग्रोथ मोमेंटम दिखे, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं जस्टिफाइड मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। और मैं समझता हूँ वो मूवमेंट आपको आता हुआ दिखेगा जब ये बहुत कंफर्टेबली 112 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा। फिर जो मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा, अभी नहीं। चलिए ठीक है। ये बात हो गई बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। आखिरी के दो काउंटर डिस्कस कर लेते हैं। एक है जेके सीमेंट। ये ओरिएंट सीमेंट की जब स्टोरी सामने आई उसके बाद से सीमेंट में थोड़ी जान आती हुई दिखाई दे रही है। आज अच्छा मोमेंटम है जेके सीमेंट में। प्रदीप सर देखिए कैसा लग रहा है आपको, और करंट लेवल पे कोई गुंजाइश यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है क्या? और अच्छे सर वोल्टास पे आप नज़र डालिए। गर्मी में जब काफ़ी उम्मीदें थी तब चला नहीं, अब थोड़ी जान आ रही है कंज्यूमर ड्यूरेबल पे। और वोल्टास पे आपका व्यू क्या होगा, क्या करंट लेवल पे कर सकते हैं खरीदारी? पहले जेके सीमेंट। बिल्कुल सर, शॉर्ट टाइम में मुझे लगता है कि जितना नीचे आना था ऑलमोस्ट 95% 90% करेक्शन यहाँ पे कंप्लीटेड है, एंड एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है। एक बढ़िया यहाँ पे जो है फेयर वैल्यूएशंस पे बाइंग जोन के आसपास ही है। 5750 मुझे लगता है कि यहाँ पे बाई करना चाहिए। इस केस में आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 5450। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आपको 6195 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे, एंड अगर 6200 इसके ऊपर सस्टेन करता है अगेन 7000 का टारगेट रहेगा। तो मोटा मोटा व्यू लेके चलिए, 6 से 8 महीने का होल्ड होल्ड करने का सलाह रहेगा। जिनके पास है फ्रेश बाय भी एप्लीकेबल है। चलिए फ्रेश बाई अभी करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं ना सर? जी जी जी, डे हाई पे आ चुका है। इनफैक्ट चार्ट में एक पोटेंशियल ब्रेकआउट भी है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाय भी करके जाइए। फ्रेश बाई करें तो क्या क्या टारगेट स्टॉप लॉस क्या सेम रखें? जो बताया कॉपी पे, सेम स्टॉप लॉस सेम टारगेट मैंने व्यू दिया है 3 4 5 महीने के लिए एटलीस्ट। तो अगर आप बाय करेंगे उस हिसाब से आप क्वांटिटी मैनेज कीजिए। चलिए ठीक है। 5762 ,4% की मजबूती यहाँ पर फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है। नए अब बोस्टम स्तर बनते हुए 5767 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। तो रफ्तार बढ़ती हुई यहाँ पर जेके सीमेंट पे नज़र बना करके चलिए। स्टॉप लॉस टारगेट का ध्यान रखिए, नज़र थोड़ा सा 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने का आप रखेंगे तो अच्छे रिटर्न यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे जेके सीमेंट के अंदर। सर रशीद सर आपका व्यू जानना चाहेंगे, आपका व्यू क्या रहेगा आपके काउंटर पे? सर देखिए, वोल्टास में जिस तरीके का मूवमेंट है, फ्रेश बाइंग मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। और इसके पीछे का सर एक बेसिक कारण आपको बताता हूँ। सिल्वर एंड कॉपर जिस तरीके से ये मोमेंटम कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है आपको ये पूरा का पूरा स्पेस अंडर प्रेशर आता हुआ दिखेगा। इनके चिपसेट में सिल्वर का जिस तरीके से यूजेज आता है, उनकी प्राइसेस हाइक होंगे। इनका कॉपर जिस तरीके से इनकी वाइंडिंग मोटर और सारा इक्विपमेंट्स में लगता है, वहां पे आपको मार्जिन प्रेशर आता हुआ दिखेगा। और हो सकता है इमीडिएट लेवल पे आप वो पुश नहीं दे पाए, क्योंकि जिस तरीके से प्राइसेस अभी, सर होता क्या है, ग्रे मार्केट भी एक ट्रेड्स होती हैं। जैसे मतलब कंप्यूटर्स की आप बात करें, मैंने कुछ कुछ इक्विपमेंट्स के लिए सिर्फ चैनल चेक की बात करी थी। दिसंबर में जो इक्विपमेंट्स 14,000 की प्राइसेस पे आ रहे थे, जो बोलते हैं ना इंपोर्ट होते हैं विदाउट द बिलिंग एंड एवरीथिंग, वो सर 24,000 तक पहुंच रहे हैं। तो इतना प्राइस वेरिएशन में ना एक इक्विपमेंट मार्जिन प्रेशर भी फील करता है, सेल्स भी थोड़ी टेपेड होती हुई दिखती हैं। डैम्पनर है सिल्वर एंड कॉपर का मूवमेंट। वोल्टास यहाँ पे मैं फ्रेश बाइंग के लिए बिल्कुल भी आपको नहीं बोलूंगा, लोअर लेवल पे ले रखा है। एक बार प्रॉफिट बुक करके फॉर द टाइम बिंग दूर से बैठ के देखने वाला काउंटर है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहाँ पर समाप्त।